आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, बताइए हमने कौन सा टॉपिक स्टडी करना है। टॉपिक का नाम बता दो मुझे फटाफट। बैंकिंग ऑफ वेरी गुड। कल हमने स्टार्ट किया था बट इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो एक बार मैं फिर से स्टार्ट करा देता हूँ। बैंकिंग ऑफ रोड, ये टॉपिक रहेगा अभी हमारा, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए हमने मोशन किया था सर्कुलर रोड के ऊपर, लेवल रोड था वो, एक व्हीकल का, एक कार के लिए। तो वहाँ जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक जो भी कर्व्ड रोड होगा, लेवल की अगर मैं बात करूं, लेवल कर्व्ड रोड एक सर्कुलर ट्रैक है भाई। लेवल है, लेवल का मतलब है यहाँ पर इनर एज और आउटर एज एक ही लेवल पे है ये। तो यहाँ पर जो भी आपका व्हीकल था, तो उसको जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स था वो कहाँ से मिलता था इस कंडीशन पे, जल्दी से बता दो मुझे। Required फ्रिक्शन। centripetal force provides by the friction between road and tires, दोनों टायर के बीच का, and normal reaction R1 R2 is balanced by weight of car mg। और यहाँ से हमने एक फॉर्मूला स्टडी कर लिया था मैक्सिमम स्पीड के लिए, तो वो स्पीड आ रही थी v इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो स्पीड थी वो म्यू अंडर रूट म्यू आर जी। मतलब ये स्पीड इतनी हो या इससे कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना स्किड किए हुए, बिना टोपल किए हुए आपका व्हीकल सर्कुलर ट्रैक में घूम जाएगा। फिर हमने बच्चों इसमें एक कंडीशन और की थी कि सर क्या कितनी भी स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो नहीं, एक लिमिट है। उससे ज़्यादा अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो कार टोपल हो जाएगी। और टोपल के लिए हमने फॉर्मूला किया, क्वेश्चन भी किया था कल। ठीक है, तो टोपल्ड जो वेलोसिटी आ रही थी v इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर हम बात करें टोपल्ड होने की कार की, तो वो अगर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन अंडर रूट जी आर ए अपॉन एच। मैं इन फॉर्मूले को बार बार इसलिए भी रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये आपको याद भी रहे। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया तो डेरिवेशन करने थोड़ी ना बैठेंगे फॉर्मूले का। हाँ, छोटा सिंपल कोई डेरिवेशन तो फटाफट करके देख लेंगे, बट यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूले याद भी रखने पड़ेंगे। अब इसमें ये सभी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टर्म क्या क्या है। जैसे कि ए को हमने कहा था सेंटर और टायर के बीच का डिस्टेंस ए, आर सर्कुलर ट्रैक का रेडियस हो जाता था, एच सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हाइट हो जाती थी। तो ये सब चीज़ें ये हमने स्टडी कर लिया था। तो बच्चों इस लेवल रोड पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो भी नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ सी इज प्रोवाइड बाय कंप्लीटली, कौन प्रोवाइड कराता है, फ्रिक्शन। अब ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से जो हमारे व्हीकल के टायर्स हैं वो ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, घिस जाएंगे। हो सकता है ओवर हीट की वजह से वो डैमेज भी हो जाए वहाँ पर। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया इंजीनियरिंग के अंदर, बैंकिंग ऑफ रोड का। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको, इसके जितनी भी कंडीशन है, केसेस है, वो स्टडी करते हैं। ओके, तो बैंकिंग ऑफ रोड में मैंने आपको कल समझाया भी था कि एक सिस्टम इस तरह से बनाया गया कि इसमें इनर एज और आउटर एज के बीच में लेवल नहीं रहेगा, किसी एक एंगल के ऊपर इंक्लाइन रहेंगे दोनों। ठीक है, आउटर एज थोड़ा सा उठा हुआ होगा और इनर एज थोड़ा डाउन होगा उसके कंपेरेटिवली। द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज, raising the outer edge of a curved road of a curved road ठीक है, above its inner edge, above its inner edge। तो यहाँ पर इसको कह रहे हैं भाई हम बच्चों बैंकिंग ऑफ रोड,
कि मैंने, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मुझे, तो मैं ये कल भी मैंने आपको समझाया था कि इस तरह से कोई एक रोड है, लेवल था ये, फिर इनर एज इसको थोड़ा डाउन कर दिया, आउटर एज को उठा दिया। ठीक है, इससे फायदा क्या मिलेगा हमें? इससे इसका मैंने एक और एग्जांपल बताया था आपको कि बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, एक टॉपिक आएगा अभी इसके बाद, कि जब हम अपनी बाइसिकल को जो है फास्ट स्पीड से चला रहे हैं और एकदम से हमें टर्न करना है, तो हम थोड़ा सा जिस साइड पे टर्न करना है उधर थोड़ा झुक जाते हैं। तो झुकने से क्या होता है, हमारा एक वेट का कंपोनेंट, क्योंकि वेट वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का रिजोल्यूशन, तो वेट का एक कंपोनेंट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है बच्चों। इसलिए हम थोड़ा झुकते हैं, क्योंकि टायर जो होते हैं बाइसिकल के वो कम एरिया कवर्ड, ठीक है, वेट भी कम है, फ्रिक्शन कम लगेगा, तो इतना सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं लग पाएगा। चलिए वो हम टॉपिक करेंगे भी। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड का। इसलिए जो है यहाँ पर इस रोड को थोड़ा सा उठाया गया, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया सर हमारा एक कर्व्ड रोड, और ये पहले लेवल था, तो मैं यहाँ पर डॉट लाइन शो कर रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इनर एज और आउटर एज के बीच में एक एंगल आ गया है, उठा दिया इसको, कितनी हाइट पे उठा दिया, एच मान लीजिए, मान लेंगे इसको एच हाइट, रेज कर दिया इसको इनर एज और आउटर एज के कंपेरेटिवली। ये जो है आउटर एज हो गया है। अब आप अपना इस पे एक व्हीकल शो कर लेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे इसका ठीक से। तो ये हमारा फ्रंट साइड हो गया कार का, ये इसके टायर हो गए हैं। ठीक है, ये फ्रंट साइड दिख रही है, इसको पूरा मत समझना कि ये कंप्लीट हो गई है कार ही, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ये तुम्हारे फ्रंट में तुम्हारे सामने आ रही है, ये है। तो अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस आप शो करेंगे वो चीज मैं आपको बता देता हूं। एक तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन डेफिनेट लग रहा होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड, ऐसा नहीं है भाई ये ऊपर जा रही है, मैंने कहा कि ये कार इस तरह से है कि फ्रंट में तुम्हारे सामने आ रही है, तो फ्रिक्शन तो होगा टुवर्ड द सेंटर, ये सेंटर हो गया मान लीजिए इस कर्व्ड रोड का। और सर इसका वेट काम कर रहा होगा mg। सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन, अब देखो ये सरफेस है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे मिलेगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर ऐसे, तो आपको ऐसे ही दिखाना है, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया यहाँ पर जी आर, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। अब क्या क्या रेजोल्यूशन कैसे कैसे करना है वो आपको एक तो ठीक से समझना है, और फिर हम यहाँ पर एक डेरिवेशन करेंगे कि इस कार की कितनी स्पीड होगी ऐसे रोड के ऊपर। अब इससे क्या होगा देखिए, ये जो आर देख रहे हो ना आप, इसका वेट का अपोजिट रिएक्शन, इसके दो पार्ट होंगे, एक हॉरिजेंटल होगा और एक वर्टिकल होगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो हॉरिजेंटल है ये टुवर्ड द सेंटर जा रहा है, तो मतलब ये कंपोनेंट हमें हमारी हेल्प करेगा क्या प्रोवाइड कराने में, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब पूरी तरह से फ्रिक्शन पे डिपेंड ना होके अब कम फ्रिक्शन से भी काम चल जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिल गया उसको टर्न कराने के लिए, बट फ्रिक्शन यहाँ भी इग्नोर नहीं कर सकते उस फ्रिक्शन को। तो अब देखिए मैं इस डायग्राम को एक जगह और बना लेता हूँ ताकि इजीली हमारे को सभी फोर्सेस समझ में आ जाए। यहाँ हम एक डायग्राम और ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक कर्व्ड रोड हो गया है, उसका सेंटर है ये ओ पॉइंट पे, ऐसे लेवल था लेकिन अब लेवल नहीं है,
एक एंगल इंक्लाइन है, एंगल है यहाँ पर थीटा। बच्चों ये कार है मान लीजिए हमारी। अब इसका वेट जो कि कितना होगा mg, फ्रिक्शन लग रहा है भाई इधर F। अब फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो देखिए मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ लेवल के पैरेलल हॉरिजॉन्टल के, तो अल्टरनेट एंगल से आप ये भी एंगल थीटा बता सकते हैं। इधर था आपका फ्रिक्शन, इसको रिजोल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट बनेगा आपका जी F कोस थीटा, और इधर एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट F साइन थीटा। एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है ये, और यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये एंगल थीटा है, आप इसको भी थीटा से ही लिखेंगे। ये बता चुका हूं मैं, इस लाइन से ये परपेंडिकुलर है, इस लाइन से ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल इक्वल होते हैं। अब ये r है यहाँ पर, तो इसका ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल बनेगा विच इज r cos थीटा, और इधर एक कंपोनेंट और आ जाएगा जो कि होगा r sin थीटा। यस भाई, मुझे बताएंगे क्या डायग्राम समझ में आ गए आपको, कैसे कैसे हमने फोर्स का रिजोल्यूशन किया है। वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स जो है और सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो हम r मान लेते हैं। बच्चों एक बार मुझे बताओ, डायग्राम दोबारा से बताना है या आ गया है समझ में, ताकि फिर मैं आगे चलूं। यस बोलिए। सर एक बार दोबारा बता दो। देखो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम को, ये रब कर दिया हमने, समझना थोड़ा सा, ठीक है, कंसंट्रेट बना के रखो, तो कंसंट्रेशन पूरी होगी तो समझ में आएगा। मैं अब जो ये ऊपर वाला डायग्राम है, क्योंकि इसमें अगर फोर्सेस शो करते हैं ना तो सब मिक्सअप हो जाता है, क्लियर समझ में नहीं आता, इसलिए मैं अलग डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। ये हमारा हो गया एक कर्व्ड रोड सर्कुलर ट्रैक, यहाँ पर ये पहले लेवल था, अब ये एक एंगल पे इंक्लाइन है, इनर एज और आउटर एज के बीच में एंगल है यहाँ पर। ये जो एंगल है इसको थीटा से लिख लिया हमने। ये यहाँ पर हमारी कार समझो, m मास जिसका, तो वेट नीचे की तरफ मिलेगा हमें mg। टायर और रोड का जो फ्रिक्शन था वो हमने इधर शो कर रखा है F। अब ये फ्रिक्शन F यहाँ है और मैं एक लाइन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से पैरेलल डालता हूँ तो ये एंगल भी हमारा थीटा ही होगा, अल्टरनेट एंगल। अब ये क्योंकि यहाँ पर F है तो ये कंपोनेंट F का कहलाएगा F कोस थीटा हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल कंपोनेंट रिजोल्यूशन से कहलाएगा F साइन थीटा। उसके बाद भाई हमने बात की यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की, इस सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन बताया मैंने सरफेस से परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया R। यहाँ मैं एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ। अब क्योंकि ये एंगल थीटा है तो आप इसको भी क्या रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से ही, और इस R का, क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी रेजोल्यूशन करेंगे, जहां से थीटा लगा हुआ है वो बनेगा R कोस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर आ जाएगा जी R साइन थीटा। ये डायग्राम ड्रॉ हो गया हमारा। अब आपको R साइन थीटा और फ्रिक्शन का F कोस थीटा दोनों मिलके क्या प्रोवाइड कराएंगे, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले पूरा F देता था लेवल पे, अब F का सिर्फ एक हिस्सा दे रहा है, एक पार्ट दे रहा है, बाकी का फिर सर कहां से मिल रहा है, बाकी का उसके वेट के ही कंपोनेंट से मिल रहा है। ये फायदा हो गया। अब टायर कम घिसेंगे यहाँ पर मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि कितना भी ऊंचा उठा देंगे फिर तो वो व्हीकल ही पलटी कर जाएगा। ये सब पूरी कैलकुलेशन होती है इंजीनियरिंग में, और फिर उसके
हिसाब से रखा जाता है कि भाई इस ट्रैक पे इतनी स्पीड रखनी है, तो इतना इसको झुकाना है, इतने एंगल पे इसको इंक्लाइन करना है। भाई पीछे से साइलेंट रखो, ये म्यूट रखिए एक तो। अरे ये कुलदीप यादव भाई म्यूट कर लिया करो, कहना ना पड़े इस चीज के लिए। यस कुलदीप यादव, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? तो बच्चों बताओ मुझे, डायग्राम समझ में आया है अभी आपको? यस बोलिए, जवाब दीजिए मुझे, ताकि फिर मैं आगे फिर कंटिन्यू करूं इसको। यस सर। हाँ यस सर। देखिए अब, तो यस सर। यहाँ ओके गुड, ये आपका सेंटर से यस रेडियस हो गया भाई आर। अब हमें अपना मैथमेटिकल पूरा कर लेना है और एक इस पे स्पीड का डेरिवेशन करेंगे, तो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। तो देखिए अब यहाँ पर ये जो आर साइन थीटा है और इसके साथ में फ्रिक्शन का जो एक कंपोनेंट एफ कोस थीटा है, ये दोनों मिलके प्रोवाइड करा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको टर्न करने के लिए आप क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्केयर अपॉन में आर। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको भी कैपिटल आर दिखा लेते हैं, इसको भी, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये कैपिटल आर हमारा नॉर्मल रिएक्शन के लिए है और स्मॉल आर हमारा सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है, ये ध्यान में रखिएगा। एक तो एक इक्वेशन हमारे पास बच्चों आ गई है, ये फर्स्ट इक्वेशन। और इक्वेशन क्या बन सकती है अगर आप देखें तो, आर कोस थीटा का अपोजिट ये दोनों है और बैलेंस किए हुए हैं, गिर नहीं रही है कार कि नीचे धस गई है रोड पे या ऊपर उठ गई है, तो बैलेंस किए हुए हैं। तो बैलेंस किए हुए तो हम लिखेंगे कि आर कोस थीटा को बैलेंस कर रखा है किस किसने मिलके, एफ साइन थीटा फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट प्लस एम जी। और हम क्या लिख सकते हैं, आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। मुझे इतना बता दो, समझ में आ गई क्या दोनों इक्वेशन? बाकी का काम बहुत आसान सा बच गया, बस बना लेंगे इस तरह से यस दोनों सर। इक्वेशंस। यस सर। ठीक है, तो देखिए अब हमने किया भाई, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दिया ऑन बोथ साइड v की वैल्यू निकालने के लिए। क्यों कर रहा हूँ? v की वैल्यू निकालने के लिए। तो कर देते हैं, r साइन थीटा प्लस f कोस थीटा डिवाइड कर दिया, तो नीचे है r कोस थीटा माइनस f साइन थीटा बराबर में है एम वी स्केयर अपॉन में आर, डिवाइड करूंगा तो नीचे आ जाएगा एम जी, एम से एम कट जाएगा। सर फिर ये इतने जगह क्यों छोड़ दी? एक स्टेप और करूंगा बच्चों, मुझे बताना कि ये मैंने क्या किया है। यहाँ लिख दिया आर कोस थीटा, ऐसे ही मन कर रहा था, यहाँ पर लिख दिया आर कोस थीटा और यहाँ पर लिख दिया आर कोस थीटा और यहाँ पर लिख दिया आर कोस थीटा। तो तुम्हें एक लाइन लिखनी पड़ेगी स्टेप करने से पहले, वो लाइन बता दो मुझे, क्या लिखोगे? सर डिवाइड आर कोस थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। शाबाश, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने जो है डिवाइड कर दिया आर कोस थीटा से। थोड़ा टर्म को और सिंप्लीफाई करने के लिए किया है भाई ऐसा, ठीक है? तो एक इजी फॉर्मूला आ जाए हमारे पास। अब कट रहा है उसको काट दो, कट गया जी आर से आर, कोस से कोस गया, यहाँ पर तो ये पूरा ही गया और कुछ नहीं गया, बाकी बचा वो लिख दो। तो अब बचा क्या, ऊपर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो फॉर्मूला आ गया जी टेन थीटा। एफ अपॉन में आर सबको पता है म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। आर कोस थीटा अपॉन आर कोस थीटा 1 बन गया सर, माइनस एफ अपॉन आर क्या होता है म्यू, एंड साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये जो टर्म बन रही है यहाँ पर ये टेन थीटा हो जाएगी। और इज इक्वल्स टू, ऊपर है भाई वी स्केयर अपॉन में आर जी, वी निकाल लो भाई, वी निकालो यहाँ से, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर जी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ब्रैकेट में लिख लेता हूँ टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा
इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, और v इज इक्वल्स टू आ जाएगा इधर आके अंडर रूट, तो इस पूरे पे रूट लगा देंगे आप, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एंड 1 माइनस म्यू टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी। ये एक स्पीड आ गई जब वो कार एक बैंक्ड रोड के ऊपर मूव करने लग रही है। आप ये सब वैल्यू कैलकुलेट करके उसकी स्पीड बता सकते हैं कि इतनी होगी। अब उसके लिए हमें थीटा डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना थीटा रखना है। अब ये क्या किया जाता है इंजीनियरिंग में कि भाई ये ट्रैक बना दिया, इस पे एक व्हीकल इतनी ज़्यादा स्पीड से चल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो मान लो कि लिमिट लगा दी कि जी 150 किलोमीटर पर आवर कर दो, यहाँ पर इसकी लिमिट ये रखेंगे 150। सर्कुलर ट्रैक का रेडियस होगा जी होगा, वहाँ पर जितना फ्रिक्शन प्रोवाइड है वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और ये सब वैल्यू रखने के बाद हमारे पास थीटा आ जाएगा। मान लीजिए वो थीटा आपका 15 डिग्री आ गया, तो 150 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड होगी जब ये एंगल आपका 15 डिग्री होगा। तो इतने एंगल के ऊपर इस तरह से इंक्लाइन कर दिया जाएगा। अगर इससे स्पीड बढ़ाओगे तो भाई फिर भगवान भरोसे कुछ भी हो सकता है, फिर आप जानो और आपका काम। मुझे बताओ ये टॉपिक आया समझ में, बैंकिंग ऑफ रोड का कैसे हमने डेरिवेशन किया है? बच्चों एक बार फटाफट रिप्लाई दे दीजिए मुझे इस चीज का। यस सर। बिल्कुल ठीक से आप फॉर्मूला एक बार ना इस तरह के जो डेरिवेशन है उनको एक बार जरूर प्रैक्टिस किया करो अपनी नोटबुक में जब लिखते हो। तो ऐसा नहीं बस देख रहे हैं और लिखने लग रहे हैं, आपका ध्यान भी वहाँ होना चाहिए कि कैसे कैसे हमने क्या क्या स्टेप यूज किए हैं। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, एक ऐसा रोड बना दिया कि उस पर फ्रिक्शन बहुत कम है, ये कंडीशन लगा देते हैं हम कि वहां पर फ्रिक्शन जो है ना बहुत ही कम है। इफ फ्रिक्शन अप्रोक्सीमेटली जीरो ही है, अप्रोक्सीमेटली है, प्रैक्टिकली जीरो नहीं हो सकता है, तो फिर वहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी खत्म हो जाएगा जीरो। तब आपके पास क्या क्या बचेगा देखिए, अगर इस टर्म से देखें तो ये जीरो हो गया, ये पूरा जीरो बन जाएगा। तो भाई आपका v जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, आर जी टेन थीटा और उस पे लग जाएगा अंडर रूट, तब आपकी स्पीड ये होगी। मतलब अब वहां पर सारा का सारा सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, वेट का एक कंपोनेंट, क्योंकि फ्रिक्शन को हमने इग्नोर कर दिया है कि भाई इतना स्मूथ रोड है कि वहां पर फ्रिक्शन नहीं हो पा रहा है, बहुत थोड़ा फ्रिक्शन है। अगर उस फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो सारा का सारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा वो हमें प्रोवाइड कराएगा वेट का वो कंपोनेंट। और ऐसा बाइसिकल में होता है, ऐसा टू व्हीकल में बात करूँ तो आपका मोटरसाइकिल में होता है, ठीक है, बाइक में होता है। वहाँ पर मोस्टली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, आप देखना कभी भी जो बाइक रेसिंग होती है तो उनमें जब उनको टर्न करना पड़ता है तो पूरा झुक जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन इतना नहीं हो पा रहा है वहाँ पर सफिशिएंट कि वो प्रोवाइड करा दे उसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल, तो उसको अपने वेट से लेना पड़ता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है बच्चों, तो वहां पर ये फॉर्मूला बनेगा, वहां पर भाई आप चेक करेंगे तो बाइक के लिए या साइकिल के लिए तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा। यस, क्लियर है ये टॉपिक? बताइए मुझे एक बार, समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, चलिए देखिए इसी को थोड़ा सा है ना एक और कंडीशन पे लगा देते हैं। ये तो हमारे पास एक स्पीड आ गई, कौन सी स्पीड, जब वो व्हीकल चल रहा होगा इतने एंगल के ऊपर, ठीक है। अब हम अगर मान लीजिए हम एंगल को ज्यादा बढ़ा दें और व्हीकल स्लाइड करके आ जाए, समझ पा रहे हो मेरी बात को, ऐसे स्लोप ज्यादा हो गया तो व्हीकल जो यहाँ खड़ा था वो स्लिप करके आ गया नीचे, फिर कैसे चलेगा? उसके ऊपर भी एक स्पीड होती है, ठीक है, वो एक सेफ लिमिट स्पीड बोली जाती है। जैसे सेफ लिमिट स्पीड हमने लेवल रोड के ऊपर पढ़ी थी कि उस पर वो टोपल ना करे, ऐसे ही हम एक सेफ लिमिट निकालेंगे स्पीड की कि वो व्हीकल स्लिप करके ना आए। तो उसके लिए देखिए एक थोड़ा सा चेंज करूंगा यहाँ पर डेरिवेशन को, और
इसी तरह से है ये, पर मैं उससे पहले एक टॉपिक और करा देता हूं आपको इसके साथ साथ ही, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा रहेगा बच्चों, वो है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। एक साइक्लिस्ट जो है वो अपने आप को कैसे बैंड करता है, और फिर हम फॉर्मूला इसका, फॉर्मूला हमने निकाल ही लिया है, वही फॉर्मूला आएगा क्या, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं ये आता है कि नहीं आता है, क्योंकि साइकिल के केस में फ्रिक्शन को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला चेक करते हैं आता है या नहीं आता है। तो देखिएगा, ये मैंने कोई एक एक्स वाई प्लेन ले लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पर हम डायग्राम समझ रहे हैं, तो फील कीजिए डायग्राम को, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, फील करना है। ये टायर हो गया है, और तो डायग्राम को थोड़ा समझते हैं भाई। मतलब उस साइक्लिस्ट ने वर्टिकल के साथ, मान लीजिए वो यहाँ उसकी सीट है, इसको मैं और आगे दिखाऊं तो यहाँ उसकी सीट है जहां पर वो बैठा है। तो देखने से डायग्राम में समझिएगा कि किधर झुक रहा है वो, देखिए वो इस साइड में झुक रहा है, इधर इस साइड में। तो कितना झुकाया उसने इस साइकिल को, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वर्टिकल के साथ। मान लीजिए उसने, क्वेश्चन में बोलेगा ऐसे, वर्टिकल के साथ मान लीजिए उसने थीटा डिग्री एंगल उसको घुमा जो है झुका दिया। पहले सीधी थी ये साइकिल, अब इधर झुक गया है वो, क्योंकि इधर इधर टर्न कर रहा है वो, इस साइड पे टर्न कर रहा है। तो इसलिए इसको उसने अपने आप को इस तरह से बैंड कर लिया, और कितने एंगल से बैंड किया, वो एंगल हमने थीटा रखा है, इसलिए बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट भी बोल रहे हैं इसको। अब देखिए कौन कौन से फोर्स यहाँ पर काम कर रहे होंगे बच्चों, उसको एक बार हम मार्क कर लेते हैं। वेट कितना मिलेगा यहाँ पर, mg, उसका वेट हो गया। नॉर्मल रिएक्शन किधर होगी, सीधी मत दिखाना क्योंकि झुक गया है ये, तो सरफेस के अलोंग ही ये। अब ये हो गई जी नॉर्मल रिएक्शन। फिर उसके बाद ये एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लाइन ड्रॉ कर दी। एक बार मुझे बता दो इस एंगल को क्या लिखूं मैं, थीटा से ही लिखेंगे, बिल्कुल राइट, क्योंकि ये ऐसा डायग्राम बन रहा है, समझिए मैं कह रहा हूँ ड्राइंग पे मत जाइए, फील कीजिए इसको। तो ये इस तरह का कुछ सिचुएशन बन रही है भाई, ये एंगल थीटा था हमारा वर्टिकल के साथ, इसलिए ये भी थीटा आ रहा है। अब ये आर है, आर इधर आ गया क्योंकि देखो झुक गया वो, ऐसे आ गया ना, ऐसे तो नॉर्मल रिएक्शन ये है, सीधा होता तो ऐसे होता, अब वो झुक गया है तो इधर ही नॉर्मल रिएक्शन आ गई उसकी। तो ये हमारा कंपोनेंट होगा बच्चों आर कोस थीटा, और ये कंपोनेंट वर्टिकल हो जाएगा क्योंकि थीटा जिसके साथ इंक्लाइन है वो ओरिजेंटल होता है, ये ध्यान रखो, ये आर साइन थीटा। अब क्योंकि इधर झुका है तो सेंटर यहाँ पर है, जिस तरह से वो टर्न करने के लिए झुक रहा है तो सेंटर यहाँ पर है। तो जल्दी से बताओ मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा कंपोनेंट दे रहा है, रिक्वायर्ड sin थीटा। हाँ बिल्कुल ठीक, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे कंफ्यूज मत होना सर, उसमें तो आर कोस आ रहा था, इसमें आर साइन आ रहा है। भाई आपने एंगल भी तो वर्टिकल के साथ लिया है ना, वहां पर हॉरिजॉन्टल के साथ लिया था, तो हम वर्टिकल के साथ, क्योंकि सीधा था और फिर झुक गया तो वर्टिकल वाला एंगल हम कैलकुलेट अगर आप करेंगे ये वाला एंगल तो इसको लिख देंगे फिर 90 माइनस थीटा, तो वही बात हो जाएगी फिर पूरी, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा करेंगे साइन थीटा आ जाएगा आपका। तो मैंने यही ऑलरेडी पहले इसको थीटा ले लिया है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स
प्रोवाइड्स बाय वेट का एक कंपोनेंट विच इज r sin थीटा। तो ये r sin थीटा जो है वो प्रोवाइड करा रहा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और r cos थीटा जो है बैलेंस कर रहा है उसका वेट mg। तो भाई एक r cos थीटा mg हो गया और एक r sin थीटा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mv² अपॉन में r। ये फर्स्ट है, मान लो ये सेकंड है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना, तो r sin थीटा अपॉन में r cos थीटा इज इक्वल्स टू mv² अपॉन में r mg। ये कैंसिल, r से r कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा आ गया tan थीटा, उधर rg इज इक्वल्स टू v², v इज इक्वल्स टू अंडर रूट tan थीटा rg। क्रॉस चेक कर सकते हैं, यही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया है क्योंकि सफिशिएंट नहीं लग रहा था फ्रिक्शन। अब एक बार दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा, कुछ ही टाइम में सेशन आउट हो जाएगा, फिर हम इसके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। यस बताइए मुझे एक बार फटाफट जवाब दे दो। क्लियर है दोनों टॉपिक, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट एंड बैंकिंग ऑफ रोड का बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी टॉपिक कहीं से नहीं आया समझ में तो बताइए, मैं रिपीट कर दूं उसको। जवाब दिया करो भाई। यस सर। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक और दोनों फॉर्मूले इसके, अब थोड़ा सा और डीपली जाके भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो यहाँ यस, किसी का कोई डाउट है तो बता दीजिए अभी। सर जो नॉर्मल रिएक्शन हमने ली है, हाँ फिर वो y के अलावा नहीं होनी थी, मतलब y और नहीं फिर होनी थी। वो स्टार्ट करते हैं तो फिर से। तो कवित क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो y एक्सिस के अलोंग क्यों नहीं होनी थी। तो देखिए, देखते जाओ भाई। मैं ये कहता कि सरफेस ऐसा था, इस पे वेट रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, mg हो गया। भाई ये कौन है यार, तुम्हारे से बोल रखा है कि मैंने इसको म्यूट रख लिया करो। तो ये बता रहा था मैं इसमें कि यहाँ mg है, तो ये आ गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल हॉरिजेंटल सरफेस था, ऐसे करके आए हैं, तो आपका mg तो यही रहेगा वर्टिकली डाउनवर्ड बिल्कुल नॉर्मली, बट नॉर्मल रिएक्शन सरफेस का ये, इसको बोलेंगे भाई r 90 डिग्री नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है कवित, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस सर। अब मैंने उसको भाई इधर झुका दिया, मान लो इधर ना इंक्लाइन करके ऐसे कर दिया, तो फिर हमारा mg तो वही रहेगा। एक सेकेंड, तो हमारा mg तो यही रहेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, बट अब नॉर्मल रिएक्शन क्या ऐसे लेंगे, बिल्कुल इससे अपोजिट, कैसे लेंगे? नो सर। तो हम नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लेंगे r। तो इसका रिजोल्यूशन वही चीज मैंने समझाई है, थोड़ा सा आप दिमाग में फील करो, डायग्राम पूरा 3D में तो बन नहीं सकता है कि साइकिल पे बैठे हैं और हम ऐसे झुक गए हैं, तो ये इधर झुक रहा है, जो डायग्राम में झुका रखा है वो इस साइड पे, ये जो मैंने मार्क कर रखा है इधर झुक रहा है, तो इधर झुक रहा है इसलिए नॉर्मल रिएक्शन भी इधर ही झुक गया। जैसे मैंने जब इस इंक्लाइन प्लेन को इधर झुकाया तो नॉर्मल रिएक्शन भी इधर आ गया, अगर इधर झुकाता तो नॉर्मल रिएक्शन इधर होता, अगर सीधा होता तो नॉर्मल रिएक्शन ये होता, अगर ऐसे हो जाता तो नॉर्मल रिएक्शन ये हो जाता। ठीक है कवित? सर फिर यहाँ पे सरफेस क्या है? सरफेस जहां वो बैठा है, सीट उसकी, वो सीट भी तो झुकेगी साइकिल के साथ साथ, है ना। मैंने साइकिल पूरा नहीं ड्रा किया है, ये इसका आगे आगे का हिस्सा और पीछे यहाँ पर सीट है उसकी। ठीक है, ये ऐसे और ये हो गई साइकिल, तो यहाँ वाला ये हिस्सा, यहाँ पर ये सीट, यहाँ पर बैठा है वो, ये जो दिखा रखा है मैंने,
तो वो सीट जिस पे बैठा है वो भी तो फिर झुकेगी, क्योंकि पूरी साइकिल को झुकाता है वो, और सीट भी झुकेगी। अब सीट झुकेगी तो उसका नॉर्मल रिएक्शन जो सीट लगा रही थी, उस सरफेस, जो सीट का सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा था, वो भी किसी एंगल पे इंक्लाइन हो जाएगा। समझा मेरी बात को? यस सर। हाँ ठीक है, ये साइकिल बना दी है। तो ये क्वेश्चन था भाई, सॉरी टॉपिक था हमारा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का। यस, किसी और का कोई डाउट है तो पूछिए भाई अभी। यस सर। क्लियर है? सर डाउट है बोलिए। सर, ये साइकिल को अगर बैंकिंग रोड पे चलाए तो भी झुकने की जरूरत होती है? देखो बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर अगर हम इसको बैंकिंग रोड पे अगर अगर हम चलाएं इसको तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर टर्न कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ बैंकिंग ऑफ रोड पे झुके हुए हैं। बैंकिंग ऑफ रोड जो हमारा है उस पे अगर हम चल रहे हैं तो ऑलरेडी हम झुके हुए हैं उसके ऊपर। तो हमारा उसका फिर अगर मान लीजिए डिपेंड करेगा स्पीड के ऊपर, कि भाई जो आपका वेट का कंपोनेंट जैसे यहाँ पर था आर साइन थीटा, डिपेंड करेगा कि वो नेसेसरी जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल है वो दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है इतना, फिर आपको देखना पड़ेगा। स्पीड तो आपने कर दी बहुत ज़्यादा कि भाई हम तो गिरने वाले ही नहीं है, कितनी स्पीड से चलाओ इसको, क्योंकि हमारे को तो सेंट्रीपिटल मिल रहा है, लेकिन वो भी तो एक लिमिट तक ही मिल रहा है ना भाई। आपको इधर अगर और बढ़ाना है अपना कंपोनेंट तो इसको और एंगल पे इंक्लाइन करना पड़ेगा। अब इसमें दिक्कत ये आती है ज़्यादा एंगल पे इंक्लाइन भी नहीं कर सकते हैं, स्लिप करके पलटी कर जाएगा फिर वो व्हीकल। तो ठीक है, वहां पर आपका वेट का कंपोनेंट देगा सेंट्रीपिटल, क्योंकि वहां ऑलरेडी झुके हुए हैं, लेकिन वहां पर भी एक लिमिट है कि इस लिमिट तक ही साइकिल की स्पीड रखेंगे। ठीक है कोमल? यस सर। तो ये टॉपिक था हमारा भाई। अब मैं इस पे एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, देखिए तो थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला याद रह जाएंगे हमारे पास। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों यहाँ पर, और वो आपने ट्राई करना है। क्वेश्चन ये आया जी, ए साइक्लिस्ट राइडिंग एट ए स्पीड ऑफ स्पीड दे दी है यहाँ पर 14√3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दे दी है यहाँ पर। इस स्पीड से वो साइक्लिस्ट चल रहा है। टेक्स ए टर्न अराउंड ए सर्कल रोड ऑफ रेडियस, जिस सर्कुलर रोड पे टर्न करता है उसका रेडियस दे दिया, रेडियस ऑफ सर्कुलर रोड वो आपको दे दिया 20√3 मीटर। अब पूछा व्हाट इज द इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल, उसका इंक्लिनेशन वर्टिकल के साथ क्या होगा? सर साइकिलिस्ट है। हाँ साइक्लिस्ट है ये। व्हाट इज द इंक्लिनेशन विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ क्या इंक्लिनेशन होगा उस साइक्लिस्ट का? सर जी क्या लें? जी को आप क्या लें? इसमें क्वेश्चन में बाकी दे नहीं रखा कि जी को लेना क्या है। एक बार 10 लेके ट्राई करो, 10 लेके ट्राई करो एक बार। सर 60 डिग्री। 60 डिग्री ये राइट है। 10 से आया, 9.8। 9.8 से आया, 9.8। 9.8। ठीक है भैया, आप यहाँ पर जी को, क्योंकि ले कह नहीं रखा उसने 10 को, तो टेक जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही लेके करना भाई, बाकी भी करें भाई ट्राई। और देखिए ये थीटा आपका 60 डिग्री आता है या नहीं आता है? सर 60 डिग्री।
हाँ ठीक है 60 डिग्री। ठीक है भाई 60 डिग्री। फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टेन थीटा एक साइक्लिस्ट के लिए और इनटू में आर जी। फॉर्मूला यूज कर दीजिए। यहाँ स्पीड दे रखी है और थीटा ये वर्टिकल के साथ ही फॉर्मूला था हमारा, वर्टिकल के साथ। अगर यहाँ पर ये कह दे वो हॉरिजॉन्टल के साथ तो क्या करोगे? यस बताइए, अगर वो कह दे हॉरिजॉन्टल के साथ तो फिर हम क्या करेंगे भाई? 90 माइनस थीटा रख देंगे। हाँ बस ये चेंज करना है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ वो 90 माइनस थीटा इंक्लाइन करेगा। तो ये क्वेश्चन आया समझ में आपको? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके बाद आ जाता है। A railway carriage has its center of gravity at a height of 1 meter above the rail, which is 1 meter apart. या आप इससे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पहले एक ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक curve in a road form an arc. A curve in a road form an arc (800 मीटर। मतलब यहां पर हमारे को एक आर्क दे दी है इस तरह से कर्व्ड रोड की, वो 800 मीटर आर्क है। इफ द रोड इज 19.6 मीटर वाइड, रोड इज 19.6 मीटर वाइड, इतना वाइड है वो रोड। एंड आउटर एज इज 1 मीटर हायर देन इनर एज। बैंक्ड रोड है, आउटर एज is 1 meter higher than inner edge। ये मिल गया हमें क्वेश्चन के अंदर। कैलकुलेट द स्पीड फॉर विच इट बैंक्ड। स्पीड बतानी है फॉर विच इट इज बैंक्ड। मतलब बैंक्ड रोड है तो स्पीड निकालनी है। सर अभी हमने स्पीड का फॉर्मूला निकाला इसमें, v इज इक्वल्स टू जो कि था म्यू टेन थीटा करके, ठीक है। और क्या फॉर्मूला था भाई कंप्लीट? अगर मैं बैंकिंग ऑफ रोड का कंप्लीट फॉर्मूला लिखता हूँ तो वो फॉर्मूला था टेन थीटा प्लस म्यू, टेन थीटा प्लस म्यू, और नीचे आता था 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और मल्टीप्लाई में था इसके आर जी, और पूरे पे था अंडर रूट। अब अगर आप इससे स्पीड निकालने जाएं तो आपके पास क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है इस क्वेश्चन में? नहीं दिया है। सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर निकालने की कोशिश करें एफ अपॉन में आर करके, आर में एम जी करके, या एम जी कोस थीटा करके, ऐसा भी कुछ नहीं है, मास भी नहीं दे रखा है, ठीक है। तो मास भी नहीं दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ इस कंडीशन पे आप फ्रिक्शन को इग्नोर कीजिए। ये लो मैंने कह दिया फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया, ये कंडीशन आपकी बना दी है।
अब बताओ भाई मुझे कितनी स्पीड होगी। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं। चेतन प्रताप सिंह चौहान, यस, म्यूट कर लिया। मैं एक बार बच्चों फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को कि एक कर्व रोड था जिसकी आर्क दे रखी है ये 800 मीटर। रोड कितना वाइड है, उसकी चौड़ाई दे रखी है। आउटर एज इज 1 मीटर हायर देन, कितना उठा रखा है आउटर को, मतलब ये इनर एज और आउटर एज के बीच की हाइट मिल गई हमारे को 1 मीटर उठाया हुआ है इसको। फॉर बताइए स्पीड फॉर विच इट इज बैंक्ड। फ्रिक्शन को इग्नोर किया गया यहाँ पर क्योंकि कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन के बारे में कुछ बोला ही नहीं इसने, तो फ्रिक्शन को सर इग्नोर किया 20 गया। मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, 20 मीटर पर सेकेंड राइट आंसर है। मुझे लग रहा था कि ये मुझे कराना पड़ेगा, बट कैलकुलेशन करके अगर पूरा सोल्व किया है तो वेरी गुड। सर थीटा तो दे ही नहीं रखा। हाँ, थीटा भी नहीं दे रखा। सोचो सोचो। सर बस tan थीटा निकाल सकते हैं। tan theta is equal to p by b करके कर। वेरी गुड, बस यही तो पकड़ना था और जो सर tan पकड़ थीटा गए। तो निकल गया। हाँ, और क्या रह गया तो फिर अब tan थीटा में रख दे सर वो वैल्यू। थीटा इक्वल टू रेडियस। ये थीटा रहा हमारे पास, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 मीटर, ये बेस हो जाएगा उसका वाइड 19.6 मीटर। अब क्या रह गया इसमें, कवित कर क्वेश्चन को पूरा आंसर चेक करो। 20 मीटर पर सेकेंड आता है या नहीं आता है भाई सभी। गोविंद चौहान, चौहान साहब म्यूट कीजिए। बताओ भाई, करो सोल्व अब इसको। फॉर्मूला हमारा v इज इक्वल्स टू यहाँ पर म्यू जीरो करके tan थीटा इंटू में आर जी, और tan थीटा यहाँ से आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है इसमें, रेडियस। रेडियस, आर्क ऑफ रेडियस। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गड़बड़ हो गई ना, ये रेडियस है भाई। हाँ तो एक, सर उन्होंने गलत निकाला है। हाँ ये उन्होंने रेडियस यूज कर लिया लेकिन रेडियस लिखा नहीं था मैंने। बिल्कुल ठीक, ये रेडियस है। ये एक आर्क का रेडियस था 800 मीटर, ना कि आर्क की लेंथ थी। ये आर्क का रेडियस था 800 मीटर। कवित ने सही कहा भाई, क्वेश्चन इनकम्प्लीट था फिर भी आंसर निकाल दिया। पूछा सर करो गड़बड़ है भाई। कुछ तो। गड़बड़ ही गड़बड़ है, देखते हैं अभी। अब हो जाएगा, करो फटाफट। शाबाश, करो भाई। आर की वैल्यू है हमारे पास, अब कर लेंगे। यस सर, ठीक है, हो गया सर। 20 मीटर पर सेकेंड। बच्चों पढ़ा इसको समझा करो भाई स्टेटमेंट को, अगर कोई चीज रह जाती है तो पूछो मेरे से कि सर कैसे आया ये। चलो एक क्वेश्चन और कर दो, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर कर देंगे क्लास को खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन और कहता है, मोटरसाइकिलिस्ट गो राउंड ए सर्कुलर रेस कोर्स ऑफ डायामीटर। एक सर्कुलर रेस कोर्स है, ठीक है, रेस कोर्स है सर्कुलर। उस रेस कोर्स का डायामीटर दिया है 320 मीटर। रेस हो रही है बाइक्स की, और वो जो रेसर है यहाँ पर, उसकी बाइक की स्पीड है एट 144 किलोमीटर पर आवर।
अब सुनिया भाई क्या पूछा है, हाउ फार फ्रॉम द वर्टिकल मस्ट ही लीन इनवर्ड कीप हिज बैलेंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसने पूछा है हाउ फार फ्रॉम द वर्टिकल, वर्टिकल से कितना, मस्ट ही लीन इनवर्ड, इनवर्ड झुका ले अपने आप को, टू कीप हिज बैलेंस, गिरने से बचने के लिए, और टेक जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया वही निकालना है थीटा वर्टिकल के साथ, कंफ्यूज नहीं होना है। उसने कहा कि कितना अंदर की तरफ झुकाए वर्टिकल के साथ कि वो बैलेंस रहे, गिरे नहीं। बताइए क्या वैल्यू आएगी। अब ठीक से सोल्व करना, सभी करे ये क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन बोला है। आंसर बोलिए इसका। डायमीटर दे रखा है, स्पीड दे रखी है, कितना डिग्री झुकाए अंदर की तरफ, 45 डिग्री। 45 डिग्री। ठीक है भाई, सर 45। 45। हाँ राइट आंसर। तो देखिए ये था हमारा टॉपिक आज का, और ऑलमोस्ट मैं बच्चों एक चीज बता दूं कि ये चैप्टर हमारा पूरा है लॉज ऑफ मोशन। अब हमें प्रैक्टिस करनी है और एक टेस्ट रखना है जहां से फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ। तो आज से रिवीजन कर दो, आज और कल, ठीक है। 2 दिन हम इसको देते हैं रिवीजन के लिए, और फिर रखते हैं फ्रिक्शन वाले पार्ट का टेस्ट। यस, एग्री हो? बताइए इस बात से, क्योंकि टेस्ट नहीं हुआ है फ्रिक्शन का, और इससे ये बड़ा चैप्टर भी हो गया है काफ़ी। तो इसके इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस, फ्रिक्शन के टाइप के क्वेश्चंस, यहाँ पर बैंकिंग ऑफ रोड, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है वो मैं कल करता हूँ। तुम इस चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर दो आज से ही, स्टार्टिंग टॉपिक से, और कल मेरे से डाउट पूछोगे कि सर इस टॉपिक में हमें दिक्कत आ रही है, ये टॉपिक एक बार फिर से समझा दो। तो आज का दिन मिल रहा है तुम्हें इस चैप्टर के लिए, कल का दिन मिल रहा है, और परसों जो टेस्ट होगा उसमें सभी प्रेजेंट रहें और सभी ने टेस्ट देना है, और उसमें आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। पिछला टेस्ट आपका ठीक नहीं था, कुछ ने पूरा किया था, कुछ ने नहीं किया था, तो ऐसा ना हो भाई। सर फ्रिक्शन वाले पार्ट का ओनली, इससे पहले वाले का तो ले लिया था हमने, सिर्फ फ्रिक्शन जहाँ से फ्रिक्शन एंड टाइप स्टार्ट की थी, फ्रिक्शन वाले पार्ट का, जिसमें इंक्लाइन प्लेन वगैरह आ गए। इससे पिछले वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 पार्ट के अंदर स्टडी किया है हमने इसको, लॉज ऑफ मोशन को। तो आज से ही इसका रिवीजन स्टार्ट कर दो, और जो इवनिंग की क्लास होगी मैं टाइम भेज दूंगा भाई, नियरली हमारा 7 या 7:30 का टाइम रहेगा। उसमें हम जो अपना काम कर रहे हैं वो काम कंटिन्यू रखेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, रिकॉर्डिंग नहीं भेज पाया था, टाइम लग गया उसमें, उसको अपलोड करने में। तो आज मैं उस ग्रुप में रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा कल वाली क्लास की, वो चेक कर लेना। वो काम भी हमारा चलता रहेगा, लेकिन वो काम अलग नहीं है, इसी यूनिट से रिलेटेड है। तो ये यूनिट आपकी और शार्प होती जाएगी, और डीपली हम इसमें चलते जाएंगे। तो लॉज ऑफ मोशन को भैया ऐसा तैयार कर लेना है कि 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, तो 3 आए तो 2 तो कोशिश पूरी हो तीनों ही सही हो, लेकिन 2 तो हमारे डेफिनेट सही हो ही हो। मैं ये एक बार कराने के बाद पूरा चैप्टर तुम्हारे को क्वेश्चन दूंगा, नीट के मेंस के आए हुए क्वेश्चन, फिर उससे आइडिया लग जाएगा कि तुम किस स्टैंड पे हो, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, ज़्यादा काम मैं खुद ही सोच के दे नहीं रहा हूँ तुम्हें, इतना काम इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये पढ़ना टॉपिक जो आज कराया, डेली का वर्क एक बार रिवाइज जरूर करते चलो, और रिटर्न वर्क कल तुम्हें नहीं मिला था, आज मिलेगा, ये आपने अपना अपडेट भी करना है नोटबुक के अंदर। चलिए क्लास को अब खत्म कर देते हैं।